हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है हाथों की लकीरें। अचानक ही मैं बहुत विचलित हो गई। मन इतना उद्वेलित था कि कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो गई। ना उगलते बनता ना निगलते। मेरा अतीत यहाँ भी मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। देखा जाए तो बात बहुत छोटी सी थी। शिखा, मेरी 16 वर्षीय बेटी, शाम को जब स्कूल से लौटी तो आते ही उसने कहा, माँ वो शर्मिला है ना। मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह देखकर उसने आगे कहा, अरे वही जो उस दिन मेरे जन्मदिन पर साड़ी पहनकर आई थी। हाथ की पत्रिका रखकर रसोई की तरफ जाते हुए मैंने पूछा, हाँ तो क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी चचेरी दीदी आई हुई हैं मुरादाबाद से। पता है, वो हस्तरेखाएं पढ़ना जानती हैं। स्कूल बैग को वहीं बैठक में रखकर जूते खोलती हुई शिखा ने कहा। मैं चौकन्नी हो उठी। रसोई की ओर जाते मेरे कदम वापस बैठक की तरफ लौट पड़े। शिखा इस सब से अनजान अब तक जूते और मोजे उतार चुकी थी। गले में बंधी टाई खोलते हुए बोली, कल रविवार है, इसीलिए हम सभी सहेलियां शर्मिला के यहाँ जाएंगी और अपने अपने हाथ दिखाकर उनसे अपना भविष्य पूछेंगी। मैं सोच में डूब गई कि आज ही अचानक क्या हो गया। मेरे भीतर एक ठंडा शिलाखंड सा आ गिरा। क्या इतिहास फिर अपने आप को दोहराने आ पहुंचा है? क्या ये प्रकृति का विधान है या फिर मेरी अपनी लापरवाही? क्या नाम दूं इसे? क्या समझूं और क्या समझाऊं इस शिखा को? क्या ये एक साधारण सी घटना है, रोजमर्रा की दूसरी कई बातों की तरह? लेकिन नहीं, मैं इसे इतने हल्के रूप में नहीं ले सकती। शाम को खाना बनाते समय मन इसी ऊहापोह में डूबा रहा। सब्जी में मसाला डालना भूल गई और दाल में नमक। खाने की मेज पर भी सिर्फ हम दोनों ही थीं। उसकी लगातार चलती बातों का जवाब मैं हूँ हाँ में हमेशा की तरह देती रही, लेकिन दिमाग पूरे समय कहीं और ही उलझा रहा। क्या इसे सीधे ही वहाँ जाने से मना कर दूँ? लेकिन फिर ख्याल आया कि उम्र के इस नाजुक दौर पर यूं अपने आदेश को थोपना सही नहीं होगा। आज तक कितना सोच समझकर एक एक पग पर इसके व्यक्तित्व को निखारने का हर संभव प्रयास करती रही हूँ। तब ऐसी स्थिति में यूं एकदम से उसके खुले व्यवहार पर अपने आदेश का द्वार कठोरता से बंद कर पाऊंगी मैं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। तो क्या सब कुछ विस्तार से बताकर समझाना होगा उसे? अपना ही अतीत खोलकर रख देना पड़ेगा इस तरह तो? अगर मैं ऐसा कर दूं तो शिखा की नज़रों में मेरा तो अस्तित्व ही बिखर जाएगा। एक खंडित प्रतिमा बनकर क्या मैं उसे वो सहारा दे सकूंगी जो उसके लिए हवा और पानी जैसा आवश्यक है? मैं आगे सोचने लगी, परंतु कुछ भी हो, यूं ही मैं इसे किसी भी अनजान धारा में बहते हुए चुपचाप रहकर नहीं देख सकती। शिखा के जन्म से लेकर आज तक मन चाहा वातावरण देकर मैं इसे वैसा ही बना पाई हूँ जैसा चाहती थी। सभ्य, सुशील, संवेदनशील और आत्मविश्वास से भरपूर। अपने जीवन की इस साधना को खंडित होने से बचाना है मुझे। यही सब सोचते विचारते मैंने रात का काम निपटाया। अखिल दफ्तर के काम से बाहर गए हुए थे। अगर वो यहाँ होते तो मैं इतनी उद्विग्न नहीं होती। अखिल मेरे मन की व्यथा जानते हैं, मेरी भावनाओं की कद्र है उनके मन में। यही सोचते हुए मैंने बची दाल सब्जी फ्रिज में रखी, दूध को संभाला, रसोई का दरवाज़ा बंद किया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। शिखा मेरे हाव भाव से कुछ हैरान तो थी। एक आध बार पूछा भी उसने, पर मैं मुस्कुरा कर टाल गई। उससे बात करने से पहले मैं अपने आप को मथ लेना चाहती थी। अंधेरे में भी आशा की एक किरण अचानक कौंधी। मैं सोचने लगी, आवश्यक तो नहीं कि शिखा के हाथ की रेखाएं उसके विश्वासों और आकांक्षाओं के प्रतिकूल ही हों। ये भी तो हो सकता है कि ऐसा ना हो। तब क्या होगा? क्या वो भी मेरी तरह? ये सोचकर ही मैं सिहर उठी, जैसे ठंडे पानी का घड़ा किसी ने मेरे बिस्तर पर उड़ेल दिया हो। मेरा अतीत चलचित्र की तरह मेरी ही आंखों के सामने घूम गया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी की तैयारी में जी जान से जुटी थी। 11वीं तक हमेशा प्रथम आती रही। 80% से कम अंक तो कभी आए ही नहीं। आत्मविश्वास मुझ में कूट कूट कर भरा था। बड़ी ही संतुलित जिंदगी थी। माता पिता का प्यार, विश्वास, भाइयों का स्नेह
उच्च मध्य वर्ग का आरामदेह जीवन और उज्जवल भविष्य। प्रथम वर्ष का परीक्षाफल आने ही वाला था। इसके एक दिन पहले की बात है। मैं सुबह 4 बजे से उठकर अपनी पढ़ाई में जुटी थी। 10 बजते बजते ऊब उठी। माँ पंडित जी के पास किसी काम के लिए जा रही थी। मैं भी यूं ही उनके साथ चल दी, एक आध घंटा तफरी मारने के अंदाज में। पंडित जी ने माँ के प्रणाम का उत्तर देते ही मुझे देखकर कहा, अरे ये तो रोहिणी बिटिया है। देखो तो कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। कौन सी कक्षा में आ गई इस वर्ष? मैंने उन्हें बताया तो सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा अच्छा, तो पीएमटी की तैयारी चल रही है। प्रथम वर्ष का परिणाम तो नहीं आया ना अभी? वो क्या है, अपना सुरेश, मेरा नाती, उसने भी प्रथम वर्ष की ही परीक्षा दी है। पंडित जी, आजकल में परिणाम आने ही वाला है, माँ ने ही जवाब दिया था। मैं तो अपनी आदत के अनुरूप उनके आसपास रखी पुस्तकों में उलझ गई थी। मेरी ओर देखकर पंडित जी मुस्कुराए। भाई, ये तो हर वर्ष पूरे जिले में अपने विद्यालय का नाम रोशन करती है। आप तो मिठाई तैयार रखिए, इस बार भी अव्वल ही आएगी। माँ भी इस प्रशंसा से खुश थीं। वो हंसकर बोली, मुंह मीठा तो अवश्य ही होगा आपका। आज ये साथ आ ही गई है तो हाथ बांचिए ना इसका। माँ इन सब बातों में बहुत विश्वास रखती हैं, ये मुझे मालूम था। मुझे स्वयं भी जिज्ञासा हो आई। भविष्य में झांकने की आदिम लालसा मेरे भीतर एकाएक जाग उठी। मैंने अपना हाथ पंडित जी की ओर फैला दिया। उन्होंने भी सहज ही मेरा हाथ पकड़ा और लकीरों की उधेड़ बुन में खो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके माथे की लकीरें गहरी होती गईं। फिर कुछ झिझकते हुए से बोले, बेटी, अपने व्यवसाय को लेकर अधिक ऊंचे सपने न देखो। बहुत अच्छा भविष्य है तुम्हारा, बहुत अच्छा घर वर। मैं आश्चर्यचकित उनकी ओर देख रही थी और माँ परेशान हो चली थी। शायद सोच रही थी कि नाहक ही इस लड़की को साथ लाई, घर पर ही रहती तो अच्छा था। आखिर माँ बोल उठी, पंडित जी छोड़िए, मैं तो आपके पास किसी और काम से आई थी। लेकिन अचानक माँ की दृष्टि मेरे बदरंग होते हुए चेहरे पर पड़ी और वो चुप हो गई। कुछ पलों की उस खामोशी में मेरे भीतर क्या क्या नहीं हुआ। पहले तो अपमान की ज्वाला से जैसे मेरा सर्वांग जल उठा। मुझे लगा मेरे चेहरे से भाप निकलकर आसपास का सब कुछ जला डालेगी। अपने भीतर की इस आग से मैं स्वयं भयभीत थी कि अगले ही पल मेरा शरीर हिमशिला सा ठंडा हो गया। मैं पसीने से भीग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। सन्नाटे के बीच माँ की आवाज़ बहुत दूर से आती प्रतीत हुई, चल रोहिणी, तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, घर चलें। इसके बाद पंडित जी से उन्होंने क्या बोला, कब मैं खाना खाकर सो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं। सब यंत्र चालित सा होता रहा। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं उस आरंभिक सदमे से बाहर आ चुकी थी। दिमाग की शून्यता फिर विचारों से धीरे धीरे भरने लगी थी। एक एक कर पिछले दिन का वृतांत मेरे सामने क्रम से आने लगा और विचार व्यवस्थित होने लगे। मैं सोचने लगी कि ये मेरी कैसी पराजय है और क्यों। मैं तो पूरी मेहनत कर रही हूँ, सामने ही तो सुखद परिणाम भी दिख रहे हैं। फिर ये सब कुछ मरीचिका कैसे बन सकता है? मैं अपने मन को दृढ़ करने के प्रयत्न में लगी थी। दरअसल माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, पर ये सब तो मेरी जीवन साधना पर कुठाराघात था। अब तक तो यही जाना था कि जी तोड़कर की गई मेहनत कभी असफल नहीं होती, पर अब इस संदेह के बीच का क्या करूं? दादाजी भी तो कहते हैं कि हस्तरेखाओं में कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहता है, पर पढ़ना तो कोई विरला ही जानता है। मन को दिलासा दिया कि शायद पंडित जी पढ़ना जानते ही नहीं, पर शक तो अपना फन फैलाए खड़ा था। असहाय होकर मैं एकाएक रो पड़ी थी, पर फिर अपने आप को संभाला, उठी और इस शक के फन को कुचलने की तैयारी में जुट गई। खूब मेहनत की मैंने। माता पिता भी आश्वस्त थे मेरी पढ़ाई और आत्मविश्वास से, पर शक मेरे भीतर ही भीतर कुलबुला रहा था और शायद यही कुलबुलाहट उस दुर्घटना का कारण बनी। मैं पहला पेपर देने जा रही थी, भाई मुझे परीक्षा भवन के बाहर तक छोड़कर चला गया। अंदर जाने के लिए सड़क पार करने लगी कि जाने कहाँ से मेरा भविष्य निर्देशक बन एक ट्रक आया और मुझे एक जबरदस्त टक्कर लगाकर चलता बना। कुछ ही पलों में सब हो गया। समझ तब आया जब मैं हाथ में आई बाजी हार चुकी थी।
अस्पताल में मेरी आंखें खुली। मेरे हाथों और सिर पर पट्टियां बंधी थी। शरीर दर्द से अकड़ रहा था और माता पिता व भाई रुआंसे चेहरे लिए पास खड़े थे। यही मुझसे दूसरी गलती हुई। मैंने हार मान ली। मैं फिर उठ खड़ी होती, अगली बार परीक्षा देती तो शायद मेरे सपने पूरे हो सकते थे। लेकिन मेरे साथ साथ घर में सभी मुझे छू कर लौटी मौत से आतंकित थे। सो मेरे तथाकथित भाग्य से सभी ने समझौता कर लिया। किसी ने भी मुझे इस दिशा में प्रोत्साहित नहीं किया। मेरा तो मन ही मर चुका था। बीएससी 2 साल में पूरी की ही थी कि अखिल के घर से मेरे लिए रिश्ता भी आ गया। अखिल को मैं बचपन से ही जानती थी। मैंने भी हाँ कर दी। उम्मीद थी इनके साथ सुखी रहूंगी और सुखी भी रही। 18 साल हो गए विवाह को। कभी हमारे बीच कोई गंभीर मनमुटाव नहीं हुआ। घर में सभी सदस्य एक दूसरे को इज्जत व प्यार देते हैं। मेरे मन में अपनी असफलता की फांस आरंभ में तो बहुत गहरी धसी थी, लेकिन अखिल के प्यार ने इसे धीरे धीरे हल्का कर दिया था। अनुकूल वातावरण में हृदय के घाव भर ही जाते हैं, लेकिन अनजाने में मेरी अपनी बेटी ने इस घाव को कुरेद कर हरा कर दिया था। मेरे सपनों, मेरी आकांक्षाओं और असफलताओं के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती शिखा। मैं फिर सोच में डूब गई कि उसे किस तरह से समझाऊं। खुद की गई गलतियों में मैं उसे दोहराते हुए नहीं देख सकती थी। ऐसा नहीं कि मैं अपनी आकांक्षाएं उसके द्वारा पूरी कर लेना चाहती थी, लेकिन उसके अपने सपने मैं किसी भी सूरत में पूरे होते देखना चाहती थी। इसके लिए मुझे दुविधा के इस घेरे से बाहर निकलना ही था। मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सोचा कि अभी देखूं शिखा क्या कर रही है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। बत्ती जल रही थी। मेज़ पर झुकी हुई शायद वो गणित के सूत्रों में उलझी हुई थी। नंगे पैर जाने के कारण मेरे कदमों की आहट वो नहीं सुन सकी थी। शिखा सोई नहीं अब तक? मैंने पूछा तो वो चौंक उठी। ओ माँ, आप भी कैसे चुपके से आई? डरा ही दिया मुझे। अभी तो 11:15 ही हुए हैं, आप क्यों नहीं सोई? झुंझलाते हुए वो मुझसे ही प्रश्न कर बैठी। मैं धीरे से बोली, बेटा कल तुम शर्मिला के घर जाना चाहती हो ना? उसकी बहन जो ज्योतिष। अरे हाँ, लेकिन इस वक्त ये कोई बात है करने की? ये तो फालतू की बात है। मैं तो विश्वास भी नहीं करती। बस ऐसे ही थोड़ा सा परेशान करेंगे दीदी को। शैतानी से हंसते हुए वो बोली। मेरे चेहरे की तनी हुई रेखाओं को शायद ढीला पड़ते उसने देख लिया था। तभी एकाएक गंभीर हो उठी और बोली, माँ मालूम है पिताजी क्या कहते हैं? क्या? मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस संदर्भ में बात करना चाहती है मेरी शिखा। पिताजी कहते हैं कि इंसान, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी मेहनत, ये सब हर चीज़ से ऊपर होते हैं। अपनी मासूम बिटिया के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर मैं तो रुई के फाहे सी हल्की हो गई। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटते हुए मैंने अनुभव किया कि शिखा मुझ पर नहीं गई। ये तो लाजवाब है। लेकिन नहीं, ये लड़की लाजवाब नहीं, ये तो मेरा जवाब है। फिर मुस्कुराते हुए मैं नींद के आगोश में समा गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।